Okay. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening. So again, very good evening to all of you. So again, and happy new year. मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे होंगे एंड यस Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग सो यस लास्ट क्लास में जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाई किया था एंड उसके इंटरेक्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ा तो उसमें किस टाइप का फोर्स होता है बेसिकली 3 टाइप का फोर्स होते हैं जो आपको एग्जाम में आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना है उसके बारे में और हमने ये देखा था कि आपका मैथमेटिकली जो फोर्स और रेडियस का जो इंटरेक्शन कितना पावर के है ना हमने देखा लंडन फोर्स के बारे में देखा लंडन फोर्स के बारे में पढ़ाई किया उसके बाद फिर हमने डायपोल डायपोल के बारे में पढ़ाई किया एंड देन डायपोल इंड्यूस के बारे में हमने पढ़ाई किया है ना सो यस ये सब हमने पढ़ाई किया अब हम आगे पढ़ते हैं व्हाई डज अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे व्हाई डज द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन ठीक है ना अच्छा तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हमने व्हाई डज द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड गुड इवनिंग सीमा हमने क्या गुड इवनिंग बेटा सो स्टेट में डिपेंड अपॉन तो हम यहाँ क्या देखा यहाँ पे डिपेंड करता है आपका इंटर मोलिकुलर फोर्सेस के बारे में और आपका थर्मल एनर्जी के बारे में तो बच्चों कौन मुझे बोलेगा कि स्टेट ऑफ मैटर में आपका इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या करता है और आपका थर्मल एनर्जी क्या करता है हाँ जी रुशिल एकदम जब भी कुछ पूछता हूँ विशाल एकदम आगे आ जाते एकदम वेरी गुड बच्चा बोलिए सर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज करता है गैसेस से सॉलिड की तरफ और जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज करता है सॉलिड टू गैसेस ओके ये हमने देखा ठीक है ना फाइन अब देखो ये तो हमने प्रॉपर उसके बारे में देखा हम इसको अलग वैसे कैसे बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं जो आपका इंटरमोलिकुलर जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या करता है हम ये बोल सकते हैं वो आपके गुड इवनिंग रहती है बेटा गुड इवनिंग रहती हम क्या देखते हैं वो मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं एक साथ मतलब कि टुगेदर बाइंड करते हैं मतलब कि वो बाइंड के रखते हैं कोशिश करते हैं हम एक जनरल टर्म में समझ सकते हैं उसको ठीक है ना और हम जब हम क्या बोलते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं थर्मल थर्मल मतलब क्या बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पे बर्नर दिख रहा है ना ये क्या यहाँ पे आपको दिखा है हाँ बर्नर दे रहा है तो हम थर्मल हीट के बारे में बात करेंगे ठीक है सिंपल सी बात है तो हम ये देखते हैं जब हम थर्मल एनर्जी का बारे में डिस्कस करेंगे उसमें क्या आएगा आप बोलोगे उसके अंदर क्या आएगा आपका हीट आएगा जिससे क्या होगा आपका मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका मॉलिक्यूल्स क्या देंगे अपार्ट एक दूसरे दूर दूर जाएंगे तो मैं बोलूंगा कीप्स मॉलिक्यूल अपार्ट थोड़ा दूर क्या रहता है थोड़ा दूर दूर लेके जाता है इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है ना हम आगे पढ़ते हैं बहुत सिंपल सी बात है आपके ध्यान में पढ़ेगा जब भी हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करते हैं हमने कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स देखा हमने पढ़ाई किया अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में पढ़ाई किया तो अट्रैक्टिव मतलब क्या करेगा वो मॉलिक्यूल बाइंड कर रखता है सिमिलरली अगर जब मैं बात करता हूँ थर्मल एनर्जी के बारे में अगर मैं थर्मल एनर्जी की बात करता क्या होगा वो मॉलिक्यूल को हीट देगा तो क्या होगा वो मॉलिक्यूल को अपार्ट रखने की कोशिश करेगा ठीक है बच्चों आई थिंक वाला पार्ट डन है कोई इशू वाली बात नहीं है ना किसी को भी नो सर चलिए बहुत बढ़िया ओके अब हम आगे बढ़ते ठीक है चलो अब देखो गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग हाँ तो यहाँ पे लिखा है थर्मल एनर्जी के बारे में ठीक है ना तो कोई बच्चा है जो मुझे पढ़ के बताएगा क्या लिखा हमने हाँ नेहा नेहा करिए नेहा फर्स्ट हैंड रेज किया Thermal energy of body arises from motion of its atoms or molecules. Measure of average kinetic energy of the particles of the matter. Thermal energy directly proportional to temperature of substance. ओके तो हमने यहाँ पे क्या देखा ये भी सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो स्लाइड है जिसमें हम क्या देखते हैं हम देखते हैं हमने क्या देखा थर्मल एनर्जी का डेफिनेशन देखा हमने क्या देखा द एनर्जी ऑफ द बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन of its atoms or molecules और हमने क्या देखा that is thermal energy is directly proportional to the temperature के बारे में सिंपल सी बात है अगर मैं बात करूँ थर्मल एनर्जी के बारे में बात करूँ तो क्या होगा जैसे मैं कोई भी सिस्टम लेके और टेम्परेचर रेज करूंगा तो क्या होगा उसमें होगा रैंडमनेस उसमें क्या होगा रैंडम भरेगा मतलब कि रैंडम मोशन होगा है ना क्या होगा आपका रैंडम मोशन होगा जैसे उसके अंदर क्या होगा कोई रैंडम मोशन होने लगे तो क्या होगा मॉलिक्यूल्स एक जगह स्टेबल नहीं होंगे क्या करेंगे यहाँ मूव ऑन करने लगे तो उससे क्या होगा हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होने की कगार में चला जाएगा ठीक है
फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल है। हम क्या देखते हैं, द थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। चलिए ओके, और वापस देखो, हमने स्टार्टिंग में जो पॉइंट पढ़ा था वो उसी का बाइफोकस यहाँ पे कॉपी है। हम क्या देखते हैं थर्मल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैसे थर्मल एनर्जी के बारे में। जैसे रुशल ने बताया, जैसे विशाल ने बताया, उन्होंने क्या बोला, द थर्मल एनर्जी फोर्स कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। क्या करता है, मॉलिक्यूल को एकदम साथ रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम थर्मल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में बात, क्या होता है, कीप देम अपार्ट। क्या होता है, वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है ना। तो जब भी ये पार्ट आएगा आपका थर्मल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी के बारे में, एक एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप ये चीज आपको बता सकते हो टीचर्स को, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका स्टेट ऑफ मैटर जो आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, हम क्या करते हैं उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये बेसिक चीज देखा। तो ये आपको खाली क्या है, ये खाली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है, जिसको मैं आप इसको पढ़ भी सकते हो, कोई वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपके माइंड में पता होना चाहिए, जब मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात बताता हूँ उसमें हम उसमें क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बारे में पढ़ाएंगे। क्या हमने पढ़ा, क्या हमने उसका अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में प्रॉपर्ली से पढ़ाई की, ठीक है। तो डाउट नहीं है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते, चलिए बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे अगेन उसी बात में मैं आ जाऊंगा। जैसे रुशल ने उन्होंने कहा था फर्स्ट क्लास में, बाकी बच्चों ने भी कहा था, उन्होंने क्या बोला था कि जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात है, जब हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, जब हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, प्रीडोमिनेंट, क्या होगा आपका, प्रीडोमिनेंट हो जाए तो क्या होगा, आप बोलोगे वो क्या होगा आपका, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉरी गैस से लिक्विड बनेगा, एंड आपका लिक्विड से सॉलिड बनेगा। मतलब क्या होगा, उसको मॉलिक्यूल के पास लेके आएगा। जैसे मॉलिक्यूल पास लेके आए तो क्या बन जाएगा, आप बोलोगे आपका क्या होगा, गैस से सॉलिड चीज आपका कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आपका क्या होगा, जैसे आपका थर्मल एनर्जी क्या होगा, प्रीडोमिनेंस होगा, तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। सिंपल एग्जांपल क्या हो, हमने बहुत बार हमने पढ़ाई किया आइस के बारे में। हमने किसी पढ़ाई किया आइस के बारे में। आइस के तो आपका सॉलिड होता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, और थोड़ा बढ़ा दो आपका गैस बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा। आज का जो टेक्नोलॉजी है, अगर मैं बोलूँ, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज के 5 साल बाद, है ना, आज के 5 साल बाद क्या हो सकता है। अब ये देखो, हमने क्या देखा, बहुत सारे एक नए मैटर के बारे में पढ़ाई किया। आप क्या बोलो, जैसे आपने आई थिंक उसमें देखा होगा कि हम कोई लिक्विड है, अब वो लिक्विड जो दिख रहा है, लेकिन जैसे उसमें क्या करें, पंच मारे तो क्या होगा, वो आपका सॉलिड जैसा बिहेव करने लगेगा। मतलब क्या होगा, उसमें जैसे हम प्रेस करते क्या होगा, हमारा जो फोर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या हमें कैसे होता है, एक सॉलिड जैसा फीलिंग आती है। आई थिंक डिस्कवरी चैनल या फिर आप ट्रेंडी वीडियो देखो तो उसमें ये सब चीज आने लगा है। और हमने भी देखा है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आपका विस्कोसिटी के बारे में, या फिर हाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने ये भी देखा, जो कुछ कपड़े के मटेरियल ऐसे बनेंगे जो जिसमें भी आप गंदगी जितना भी डाल दो तो क्या होगा, वो गंदगी उस कपड़े पर रहेगी, क्या होगा, वो निकल जाएगा। सिमिलरली ये तो हमने बेसिक से पढ़ा, लेकिन मैं बोलूंगा आज का जो साइंस है या फिर जो रिसर्च है वो काफी आगे बढ़ चुका है। हाँ, और आगे बढ़ना है। हमें ये नहीं बोलूँ कि हम जापान जितना आगे बढ़ गए या फिर कोरिया जितना आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे पेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो यस, अभी जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो हम नए स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये सब चीज भी कहीं ना कहीं उसमें लैग होता है। हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया, लेकिन क्या पता जब हम कोई दूसरे स्टेट ऑफ मैटर पर बारे में पढ़ाई करेंगे, जैसे प्लाज्मा हो गया या बोस आइंस्टाइन कंडीशन, दूसरा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जरूर नहीं कि वहां पे भी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी आपका सेम इसी प्रकार लैग करता होगा। हाँ, बेसिक्स होगा, लेकिन थोड़ा उसमें भी क्या होगा, थोड़ा जिनसे चीजें कॉम्प्रोमाइज मिली, क्योंकि चीजें चेंज हो रही है, नया नया डिस्कस आते जा रहे हैं, है ना। तो ये हम क्या पढ़ सकते हैं, या जब आप ये पढ़ोगे तो किस लिए पढ़ोगे, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कभी पढ़ना मत, कोई जरूरत भी नहीं आएगा, एग्जाम आने भी नहीं वाला। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यह चीज को आप ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखोगे, जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, हम क्या देखते हैं, जैसे हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रीडोमिनेंट क्या होगा, गैस से आपका क्या जाएगा, सॉलिड जाएगा। वेरी गुड इवनिंग मुस्कान, डोंट वरी बेटा, कोई इशू है बात नहीं, हम बेसिस पे गुड इवनिंग बेटा। सो लेकिन जब हमारा थर्मल एनर्जी हमारा प्रीडोमिनेंट क्या होगा, हम सॉलिड से गैस की ओर हम जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, सिंपल है, डाउट किसी ने ना, आगे बढ़ सकते हैं ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब देखो,
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम गैसेस के जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, है ना, गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में मैं बोलूंगा कि आपको 2 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये वाला पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लिखा है, आरती पढ़ोगे बेटा, आरती पढ़ो, क्या लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। No fixed shape and volume. हम्म, Second, much lower density than the solids and liquids. Weak forces of attraction. जी। तो हमने क्या देखा, जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें जैसे हम क्या देखते हैं, ऑब्वियसली इसको फिक्स वॉल्यूम में शेप तो नहीं है, क्योंकि जिसमें डालेंगे वो वैसा बन जाएगा, है ना। फिर हम क्या देखते हैं, उसकी डेंसिटी बहुत कमी होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में। उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये काफी इजी था तो कोई इशू वाली बात नहीं। हाँ अभी तनिष्क पढ़ेंगे, तनिष्क बेटा पढ़िए फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट। Exert pressure equally in all directions. Fifth point, infinite expansibility and high compressibility. And sixth point, form homogeneous mixtures. ओके, सो बच्चा मैं ये बोलूंगा, स्टार्टिंग का जो 3 पॉइंट्स है ना वो काफी इजी और काफी बेसिक्स है, वो ध्यान रह जाता है। लेकिन क्या है ना, लास्ट के जो 3 पॉइंट्स है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा पढ़ना होता है तो ये पॉइंट भूल जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एक्सर्ट प्रेशर इक्विवेलेंट और डायरेक्शन, कौन सा गैस स्टेट के बारे में बात करें। फिर हमने क्या देखा, हम उसको एक्सपैंड भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं और हम उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस भी कर सकते हैं, बहुत कम कंप्रेस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हम कर सकते हैं किसी साथ गैसेस का, और क्या बनता है आपका, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो मैं बोलूंगा ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये वाला पढ़ना मोस्टली हम बच्चे एग्जाम में ये वाला पार्ट भूल जाते हैं। तो मैं बोलूंगा आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। याद देखें ना बच्चों, डन है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में जैसे हम ये बोला, अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा पार्टिकल ए है, गैस ए है, और हमारा गैस बी है, और हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो गैस है क्या है, नॉन रिएक्टिव गैस है, मतलब दोनों मिक्स नहीं कर रहे, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आपका ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होगा जिसमें आपका गैस ए और गैस बी क्या होगा, उसका मिक्सचर होगा, ए प्लस बी का मिक्सचर होगा। तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, डन, चलो ओके। हाँ, तो ऊपर वाला जो साइड था वो किसी में कंप्रेसिबिलिटी के बारे में था, उस वहां पे उन्होंने ये बोला है बस खाली, जब गैस को कंप्रेस किया वो कंप्रेस इजीली हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। जैसे वो लिमिट आ जाए क्या होगा, वो आपका गैस क्या हो जाएगा, लिक्विफाई होने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा ये वाला जो पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है। लॉस आपको इजिली आ जाता है, लेकिन ग्राफ्स, उसके जो ग्राफ्स है ना, ग्राफ पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला पार्ट किससे रिलेटेड है, आपका नीट के डायरेक्ट एस्टिमेट का वो डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें देखने मिलते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे गैस लॉ के बारे में। क्या लिखा है, द गैस लॉ, द बिहेवियर ऑफ गैस इज गवर्न बाय सम लॉस। वो लॉस कौन से है, कौन सा लॉस है बच्चा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एकदम से एकदम से एकदम से, ठीक है ना। अब देखो, अभी हम उससे पहले क्या पढ़ते हैं, देखो जब हम बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ या हमारा गेल-लुसाक लॉ, जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं हम क्या देखते हैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, क्या हमने देखा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, एंड इट्स इंटरडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ गैस। हम पढ़ते हैं तो गैस की स्टेट क्या है, हम क्या करते हैं, हम इस सारे प्रॉपर्टीज हमें क्या मिलेगा, हमें पूरा इस चीज को हम इसको प्रॉपर्ली इसको स्टडी करना है बेसिकली, ठीक है ना। जो गैस लॉ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बेसिकली इस सब इस 4 चीज के ऊपर हम देखते हैं, कौन सा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जल्दी बताओ बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गैस क्या बोलते हैं, मोल्स, मोल्स बोलते हैं, है ना। तो हम ये मोल्स के बारे में आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं समझता हूँ ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इजी पढ़ लेंगे, लेकिन होता क्या है एग्जाम के अंदर यूनिट कन्वर्शन पूछ सकते हैं, तो ये मैं बोलूंगा ये आप यूनिट कन्वर्शन प्रॉपर्ली पढ़िए। हाँ बेटा रुशिल, आप पहले 2 पढ़िए भी जरा, बच्चा जल्दी फटाफट। 1 atmospheric pressure is equal to 1.01325 into 10 raised to power 5 Pascal. 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal, that is equal to 750 torr, and which is also equal to 750 mm of Hg. 1 atmospheric pressure.
ओके थैंक यू थैंक यू, इतना काफी है। अब हम आगे बढ़े। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, देखो 1 एटमॉस्फेयर एंड 1 बार का यूनिट्स हम देखते हैं। तो जब हम एग्जाम में बात करें तो ये पूरा पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना ध्यान रखो वो क्या होता है 180 में 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल, ये क्या था 1 टोर के बराबर होता है। लेकिन जब मैं 1 बार के बारे में तो क्या होगा 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल, 10 to the power 5 पास्कल के बारे में बात करें। और अगेन ये वाला पॉइंट जो आपने लिखा ना 750 टॉर लिखा है एंड 750 mm ऑफ एचजी लिखा है, कभी कभी बच्चे क्या होता है ना इसको देख के डर जाते हैं कि यार ये वैल्यू क्या दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको डरना नहीं है। ये वाला पार्ट, ये वाला का मैं बोलूंगा काफी इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो सिंपल है लेकिन ये यूनिट्स कन्वर्जन हमको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो हम एग्जाम में कच्चा खा जाते हैं फिर बाद में, ठीक है ना। चलिए आगे 1 एटमॉस्फेयर अगेन पढ़िए बच्चा। अभी कौन पढ़ेगा, अभी पढ़ेगी कौन पढ़ेगा जी पायल पढ़िए, कम ऑन लास्ट 3। 1 atmospheric is equal to 760 torr is equal to 760 mm of mercury is equal to 76 centimeter of mercury. 1 atmospheric is equal to 1.01325 bar. 1 Newton meter square is equal to 1 Pascal is equal to 10 Dan centimeter square. ओके 10 Dan per centimeter square, ठीक है ना। अब देखो अगेन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 बार लिखा है और यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर लिखा है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पे है 760 mm of Hg एंड 76 cm of Hg। अगर इस सभी में से कोई भी वैल्यू आएगा ना तो आपको ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबको याद रहेगा बच्चा? यस सर। अगेन मैं बोलूंगा ये वाला पार्ट आप प्रॉपर्ली नोट डाउन करिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली नोट डाउन नहीं दिया गया है, खाली वहां पे क्योंकि ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना प्लीज। चलिए सो अगेन ये वाला पार्ट भी काफी इजी है, ये तो काफी इजी है। क्वेश्चन 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है 1.01 बार के बराबर होता है, ठीक है ना, 1.01 बार के बराबर, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर इज द बिगर यूनिट, एटमॉस्फेयर की आपका बिगर यूनिट बड़ा यूनिट है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है बच्चा, याद रहेगा ना, याद रहेगा? ओके अब देखो ये वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। आई थिंक ये काफी इजी है, इसको पढ़ेंगे विवेक। अब पढ़िए बेटा वॉल्यूम, विवेक चौधरी आवाज। हाँ 1 meter cube is equal to 10 raised to power 3 liter. ओके अब देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मीटर क्यूब होता है ना बहुत बड़ा यूनिट होता है। क्या बोला यहाँ पे, इतना क्या होता है, इतना लीटर होता है, ठीक है ना, इतना लीटर होता है। ये वाला बात ध्यान रखना। तो हम क्या देखते हैं जब हम 1 लीटर के बारे में क्या बोलते हैं, या तो क्या होगा वो या तो 1000 ml के बराबर होगा, है ना, 1000 ml होगा, या तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, या तो 1000 cc होगा। इन सब का मतलब क्या होगा, सेम ही है। इन सब का मतलब क्या आपका सेम ही है। तो ये वाला पार्ट काफी अच्छे से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या होता है एग्जाम में पूछ लेते हैं, सीसी लिखाओ, सेंटीमीटर क्यूब लिखाओ या ml लिखाओ, सबका मतलब क्या आपका सेम है। ये आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ नीट एग्जाम, नीट में से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक टेम्परेचर वाला यूनिट तो ऐसा कोई इशुअली नॉट बिग डील, तो हम इसको प्रॉपर्ली इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए फाइन, ठीक है। और एक बात, जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, हमें जब देखना बच्चा, जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा आपका इतना, ये देखो ये दिख रहा ना, इतना पार्ट होगा और इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है ना। कुछ बुक्स में कुछ अलग अलग दिया है आपका, ठीक है ना। मैं एक बार एनसीईआरटी को ऑफिस में एक बार रेफर करूंगा एंड कुछ रेफरेंस बुक रेफर करो, ठीक है ना। किसी में 1 बार दिया है, किसी में 1 एटमॉस्फेयर दिया है, तो उसको एक बार प्रॉपर्ली चेक करना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना वो लोग कभी कभी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना। तो मैं इसको एक बार वापस चेक कर लूंगा। लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है जब मैं 1 मोलार वॉल्यूम के बारे में बात करता हूँ तो क्या होता है, आप बोलोगे कोई भी गैस कितना ऑक्यूपाई करे वो लीटर, आप बोलोगे 22.7 लीटर पर मोल, इतना कोई भी गैस 1 मोल के अंदर ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है, ज्यादा वो पार्ट, इतना पार्ट है आपको ध्यान रखना है, इतना वाला पार्ट याद रहेगा बच्चा, याद रहेगा ना अच्छे? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो
अभी हम कहाँ पहुंच गए? अभी हम पहुंचे लॉस के बारे में। अभी हम पहुंच गए लॉस के बारे में। हमें यहाँ पे हम पहला लॉ कौन सा पढ़ते हैं? यहाँ पे पहले लॉ पढ़ते हैं बॉयस लॉ, देन चार्ल्स लॉ, देन गिब्स लॉ, देन एवोगैड्रो लॉ के बारे में, ठीक है ना? चलिए अगेन बॉयस तो काफी इजी है ना? बॉयस तो काफी इजी है, कहने मतलब क्या है, इजी तो है, लेकिन वापस बोलूंगा, ध्यान दो अगेन, वी हैव टू फोकस ऑन ग्राफ्स। जो भी ग्राफ्स हैं हम उसको बारे में प्रॉपर्ली पढ़े करेंगे, ठीक है ना? तो बॉयस तो क्या बोलता है? बॉयस तो ये कहता है at constant temperature the pressure of fixed amount of gas varies inversely with its volume। तो हमने क्या देखा? that is pressure is inversely proportional to the volume, ये हमने निकाला, है ना? फिर हम क्या बोल सकते हैं? फिर हम ये कह सकते हैं that is T is equal to K upon 1/V। K क्या आपका? आप बोलो K is the constant, ठीक है ना? हम ये वाला पार्ट बोल सकते हैं। अब अगेन बच्चों, ये हम क्या देखा है? बॉयस के बारे में पढ़ाई किया। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको दो टर्म के बारे में बात करें तो कैसे होगा? आप ये बोल सकते हो दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या तो P1 by P2 इज इक्वल टू V2 by V1। आपको बस ध्यान, जब भी आपको ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2, क्यों? आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन में, ठीक है ना? एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो अब वो आपको चीज ध्यान रखना है, ठीक है? ध्यान रहेगा? कोई डाउट इसमें बॉयस में? नो सर। ओके चलिए, ओके अब देखो, अभी मेरा पार्ट प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, ठीक है? बॉयस लॉ का स्टेटमेंट, तो बॉयस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेगी दीक्षा पढ़िए बेटा। At constant temperature, the volume of a fixed amount, number of moles and of gas varies inversely with its pressure. ओके क्या बोलते हैं इसको? वेरियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट पार्ट दिया है, आप इस वर्ड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना? तो काफी सिंपल सा स्टेटमेंट है, काफी सिंपल स्टेटमेंट, कोई वाली इशू वाली बात नहीं है। आपको मीन्स क्या रखना है? दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। किसके लिए? बॉयस लॉ के लिए, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। समझ गए बच्चे वाला पार्ट अच्छे से? कोई डाउट? ओके चलिए, ओके तो जैसे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिखा था, हमने वही क्वेश्चन क्या हमने क्या लिखा? एक मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया। अगर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपके न्यूमेरिकल्स को आपको इस फॉर्म में आपको करना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई ऐसा कोई बिग डील नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, दैट इज कि द कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एमसीक्यूज के लिए। इसकी बात करें जब हम बॉयस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? ध्यान रहेगा ना अच्छे से? यस सर। ओके परफेक्ट है? यस परफेक्ट सर। है? चलिए बहुत बढ़िया ओके। अब देखो, अभी हम बॉयस लॉ के कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। करते हैं कुछ 2 सेकंड में, थोड़ा इंटरनेट थोड़ा सा इशू हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट को बच्चों को स्टेबल हो जाने दो। क्या मेरा वॉइस एंड मेरा पीपीटी दिखाई दे रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके चलिए ठीक है। आई थिंक ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना? चलिए बच्चों, अब देखो, जब हम बॉयस लॉ के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? आपका ग्राफ ऐसे क्या होता है? आपका ग्राफ ऐसे लिनियर क्या होगा? डिक्रीज करता होते जाएगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। जब हम इस एक्सिस के बारे में बात करते क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आपका 0,0 होगा, है ना? 0, आपका जो ओरिजिनल पार्ट होगा। तो जब भी हम ध्यान रखना, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं तो आपको गैस आपका कैसा ग्राफ बनेगा? आपका इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेशर और 1/V को, जब हम प्रेशर 1/V को बात करते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है? आपका ग्राफ ऐसा लीनियरली बढ़ता रहता है, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट आपको आई थिंक 2 साल पहले, एक साल पहले आपका नेट में पूछा गया था। तो क्या पता इस बार शायद ये वाला ग्राफ पूछ ले, है ना? तो ध्यान रखना उस बात को। तुम क्या देखते हैं? दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम को जब हम प्लॉट करते हैं कैसे ग्राफ बनता है? हमारा इस टाइप का ग्राफ हमारा बनता है, ठीक है ना? ओके ध्यान रहेगा बच्चों? अगेन और एक बात, जब मैं प्रेशर वॉल्यूम को जब मैं
प्रेशर और वॉल्यूम क्या लेता हूँ, प्रोडक्ट लेता हूँ, दोनों मल्टीप्लाई करता हूँ और अगेन किस में करता हूँ, वॉल्यूम एक्सिस के अंदर प्लॉट करता हूँ। मतलब क्या, ये आपका वाई एक्सिस से आपका एक्स एक्सिस के अंदर। तो क्या होगा, आपका ग्राफ कैसा होगा, आपका ऐसा कांस्टेंट आएगा, मूव ऑन करते रहेगा, है ना। तो ये इसको आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला पार्ट किसमें आता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ जाएगा, ग्राफ का क्वेश्चन, और आप ग्राफ को प्रॉपर इसको करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगेन बोलूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बिकॉज ग्राफ से काफी बार क्वेश्चन आते हैं, वो भी लॉस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला पार्ट को आना चाहिए। तो यहाँ पे किसी डाउट बच्चों, यहाँ पे किसी डाउट नहीं ना, ओके चलिए। अब देखो ये अगेन ये हमारा दूसरा ग्राफ है, ये हमारा दूसरा ग्राफ है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बॉयस लॉ और डिफरेंट टेम्परेचर्स की बात करें, किसकी बात करें, बॉयस लॉ एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स की बात करें, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, होता क्या एग्जाम में, कभी के एग्जाम क्या रहेंगे, ये ऐसा आपको ग्राफ दे देंगे, आपको ऐसा ग्राफ दे देंगे, तो आपको क्या करेंगे, ये जो है ना, ये आपका T1 T3 लिखा है, इसको नहीं देंगे आपको, इसको आप ऐसा ये वाला पार्ट का आपको छुपा देंगे, ये वाला पार्ट का आपको छुपा देंगे, और आपको ये बोलेंगे कौन सा जो लाइन है, जो कौन सा कर्व है आपका, जो कौन सा कर्व है, कौन सा टेम्परेचर डिफाइन करता है, कौन सा टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में ध्यान रखते हैं, हमारा ग्राफ कैसा होगा, हमारा ग्राफ इस टाइप कैसा, हमारा ग्राफ ऐसा शो होगा, किस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ बनता है। और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिस ग्राफ का, जो मतलब कि जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, देखो सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ, मान के चलो हमने एक टेम्परेचर लिया, जब मैंने टेम्परेचर T1 लिया, मान के जो टेम्परेचर T1 कुछ वैल्यू है, हमारा एक्स वैल्यू है, हमारा टेम्परेचर एक्स वैल्यू है, ठीक है ना। तो जब मैंने टेम्परेचर एक्स लिया और मैंने प्रेशर और वॉल्यूम को मैंने बनाया, तो मेरा क्या बना, मेरा ये वाला ग्राफ कैसा, मेरा ये वाला पर्पल वाला ग्राफ बना, है ना। जब मैंने क्या किया, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, मान के चलो मैंने कर लिया y, कर लिया मैंने टेम्परेचर y कर लिया। जैसे मैं टेम्परेचर y किया तो क्या हुआ, मेरा ग्राफ ऐसा, मतलब कि मेरा ग्रीन वाला ग्राफ बना, मैं क्या बना, मेरा ग्रीन वाला ग्राफ बना। फिर क्या हुआ, मैंने टेम्परेचर ले लिया z, जब मैंने टेम्परेचर z ले लिया तो मेरा ग्राफ कैसा बना, मेरा ग्राफ इस साइड थोड़ा आगे वाला का बना, कैसा बना, आगे वाला बना। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चल रहा है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्या पूछेंगे, आपको एक्स वाई जेड आपको दे देंगे, आपको ये बोलेंगे कौन सा जो कर्व है, कौन सा आपका जो कर्व है दैट इज आइसोथर्म है, देखो कौन सा आइसोथर्म है जो आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी कर्व, जो भी क्या होगा आपका यहाँ से, मतलब क्या बोल सकते हो, जो भी आपको कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस से जितना दूर होगा ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस से जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, वो वाला क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी कर्व ओरिजिन से जितना दूर पे है, उस वाले कर्व क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। जो भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो भी कर्व क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस से एकदम पास होगा, ऐसा पास होगा, उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर ऑलवेज कम होगा। ये मेरा तरीका था पढ़ने का, ठीक है ना। तो मुझे हमेशा ध्यान रहता था, कोऑर्डिनेट से दूर जा रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा, पास है तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। समझ गया बच्चा। तो हम ये देख सकते, यहाँ पे जो ग्राफ हमने बनाया है, तो हमने क्या देखा, दैट इज टेम्परेचर 3 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2 एंड ग्रेटर देन T1। तो हमने क्या देखा, हमने ये वाला ग्राफ, हमने ये वाला पार्ट देखा, और हमने ये देखा जो आपको कर्व बन रहा है, जो आपका आइसोथर्मिक लाइन बन रहा है, कौन सा ज्यादा टेम्परेचर होगा, आपका जो T3 वाला क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को प्रॉपर ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों? यस सर। इजी है, बेसिक ध्यान रखना है। देखो ये वाला पार्ट आपको एग्जाम पूछा जाता है, ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली पूछा जाता है, ठीक है बच्चों, डन? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगेन फाइन। अब हम देखते हैं जब हम प्रेशर को 1/v से प्लॉट करते हैं, जब हम प्रेशर को 1/v से प्लॉट करते हैं, हम क्या देखा, हमें क्या होता है, लीनियर इंक्रीज होता जाता है। क्या होता है, हमें क्या होता है, ग्राफ लीनियर इंक्रीज होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी लाइन या जो भी कर्व क्या होगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो भी कर्व, जो भी लाइन प्रेशर एक्सिस से नियर होगा, उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर हमारा जो लाइन है, जो आपका कर्व है, आपका जो पीवी आइसोथर्म में कैसा बन रहा है, अगर नीचे बन रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऐसे नीचे बन रहा है, तो क्या होगा आपका, वो आपका क्या, उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ध्यान ये आपको ध्यान ये रखना है, अगर लाइन दे दिया गया, ऐसे 3 लाइन दे दिया गया है,
और आपको ये बोलेंगे ये क्या होगा, ये आपका होगा आपका टेम्परेचर ज्यादा, इससे क्या होगा टेम्परेचर कम, इसका और भी कम, जब हम प्रेशर वर्सेस 1/v का प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई इशू नहीं आने वाला पार्ट के अंदर, डन है। नो सर। ओके चलिए अब देखो, अब यहाँ पे जो उन्होंने बोला है जो पीवी आइसोथर्म बोला है, अब यहाँ पे देखो हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे पढ़ा आइसो एंड थर्म। आइसो मतलब क्या, हमें बोलेंगे सेम, क्या होगा सेम होगा। थर्म मतलब क्या टेम्परेचर, जब हम सेम टेम्परेचर के प्रेशर वॉल्यूम का डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें आइसोथर्म मिलता है। तो आप ये बोलोगे जो आपका ये लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन आपका, ये जो आपका फर्स्ट लाइन है ये क्या होगा, ये होगा क्या, ये आपका फर्स्ट आइसोथर्म है, क्या आपका फर्स्ट आइसोथर्म है। इसका मतलब क्या, जब आपने टेम्परेचर क्या रखा T3 रखा, जब आपने टेम्परेचर क्या रखा, जब आपने टेम्परेचर T3 रखा, आपने ये क्या प्रेशर और वॉल्यूम का अलग अलग पॉइंट को प्लॉट किया, किसमें ग्राफ के अंदर प्लॉट किया। सिमिलरली आपने क्या किया, फिर आपने टेम्परेचर T2 रखा, जैसे आपने टेम्परेचर T2 रखा तो क्या होगा, आपने अलग एक दूसरा प्रेशर वॉल्यूम में अलग अलग पॉइंट्स प्लॉट किया, तो आपको ये पॉइंट, ये आपका ये वाला प्लॉट मिला आपको, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट समझ आ रहा है अच्छे से। ओके अब देखो मान के चलो अगर आप रियल टाइम में इसको प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा आ सकता है। सपोज करो अगर मैं ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, अगर मैं ऐसे प्रेशर और उन्हें ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा बना रहा हूँ। अब मान के चलो आपने टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, आपने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, नॉर्मल ले लिया। तो अब अभी अगर आप प्रेशर का और वॉल्यूम का कर्व बना तो कैसा होगा, आपको कर्व ऐसा बनेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा आपका, ऐसा डॉट डॉट पॉइंट, ऐसा आपका ऐसा कुछ पॉइंट बनेगा। फिर क्या करोगे, आपको जो टीचर क्या बोलेगा, आप क्या करो अभी, आप इन सबको पॉइंट्स को कंबाइन कर दो। जैसे आप इसको कंबाइन करो, देखो अब देखो ये वाला पॉइंट कब बनेगा, जब आपका प्रेशर ज्यादा होगा और आपका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। ये वाला पॉइंट कब बनेगा, जब आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर थोड़ा कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप प्रेशर और वॉल्यूम को डिफरेंट पॉइंट्स पर प्लॉट करते तो क्या आपका ऐसा कुछ आपको ग्राफ बनेगा। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, हम इस लाइन को बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं आइसोथर्म बोलते हैं। समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट अच्छे से। यस सर। ओके चलिए, तो चलो ये वाला पार्ट तो काफी इजी था। ओके अगेन मैं आपको क्या बोलूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बन रहा है, आपका कर्व ऐसा लीनियरली डाउन, मतलब कैसा डाउनवर्ड जा रहा है, थोड़ा कर्व सिम्बोलेंट कर्व के अंदर। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम, ये हो गया फर्स्ट ग्राफ। जब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं प्रेशर 1/v को, तो कैसा ग्राफ बन रहा है आपको, लीनियर इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। जब आपका प्रेशर पीवी वर्सेस वी बनता क्या होगा, आपका कांस्टेंट आपका बन रहा है, क्या आपके पास कैसा वो कांस्टेंट जा रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। तो आपको कुछ मतलब कि आपका क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, आपका वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपका ये जो प्रेशर वॉल्यूम को जब कंबाइन करते क्या होगा, आपका यहाँ पे खाली सिमिलर डॉट बनते जाए, मतलब क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बन गया। समझ गए। तो ये तीनों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये तीनों ग्राफ के बाद हमको ये ग्राफ अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझे। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अच्छे से देख लो बच्चों, अच्छे से देख लो, इजी है, कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट। हाँ बोलिए, बोलो बच्चों, बोलो। सर सेकंड ग्राफ ठीक है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, ये जो ग्राफ है ना, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है ना, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। समझ गए, फाइन। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रेशर को, जो सेकंड वाला ग्राफ है, हम क्या प्लॉट करें, प्रेशर वर्सेस 1/v। हम यहाँ रहे हैं जो हमारा 1/v किससे प्लॉट कर रहे हैं, उसको एक्स एक्सिस से प्लॉट कर रहे हैं, और अगर प्रेशर किसमें प्लॉट कर रहे हैं, आपका वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हम प्रेशर को और वॉल्यूम को 1/v को प्लॉट करते हैं, हमारा ग्राफ कैसा बनता है, हमारा ग्राफ लीनियर ग्राफ ऐसा बनता है, हमारा ऐसा लीनियर ग्राफ बनता है। अभी एग्जाम्स में आपके नेट एग्जाम कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप ये बोलोगे कि आपको ऐसा डिफरेंट ग्राफ, आपको ऐसा डिफरेंट लाइंस दे देंगे, जैसे ये लाइन दे दिया, ये लाइन दे दी, अलग लाइंस दे देंगे। मान के चलो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिखा है, हाँ मान के चलो आपको ऐसा वैल्यू दे देंगे कि ये T3 है, T2 और T1 है, और आपको ये बोलेंगे ये बता बच्चों कि इसमें से कौन से लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा।
तो आपको क्या ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जो भी लाइन आपका प्रेशर एक्सचेंज जितना पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आपको आपके ये क्या होगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों ग्राफ का आंसर क्या है, इन दोनों ग्राफ का आंसर ये वाला पार्ट है। हम ये देखते हैं आपका टेम्परेचर क्या, आपका T3 का सबसे ज्यादा है, T2 का उसके कम, फिर लास्ट में क्या होगा, सबसे कम किसका टेम्परेचर होगा, T1 का टेम्परेचर होगा। तो बेसिकली यही है, सिंपल है काफी, ऐसे इसको बड़ी डील नहीं है। ठीक है, डन है ये वाला पार्ट, अच्छे से आ गया, क्वेश्चन नहीं ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी हम कौन सा ला पढ़े हैं, अभी हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ, किसी बारे में पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन कुछ ग्राफ्स है, ग्राफ तो पहले आ गया, लेकिन हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसका। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो चार्ल्स लॉ आपको पता है इसके बारे में। तो अगेन वापस बता रहा बच्चों, सिंपल सा फंडा है, कोई ऐसे कोई बड़ी डील वाली बात नहीं है। तो देखो स्टार्टिंग हुआ क्या कि चार्ल्स साइंटिस्ट थे, तो चार्ल्स और गिब्स क्या करते हैं, दोनों साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है ना, दोनों साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन लोग क्या करते हैं, एक हॉट बलून, आई थिंक हॉट बलून के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है ना, अच्छा जिन बच्चे के ऊपर क्या है आपका, जिन बच्चे लोग के ऊपर क्या होगा, फ्रिज हो घर पे ना, फ्रिज होगा, तो एक काम करना कि एक बार आप करना, बलून लेना, बलून के ऊपर उसे फुला देना, सेम अमाउंट ऑफ हवा भर देना, और क्या करना कि एक वॉल्यूम को बाहर रखना, मतलब घर के बाहर रखना, मतलब कि बाहर रखना, और दूसरे बलून का रखना फ्रिज के अंदर रख देना। तो आप 2 घंटे 1 घंटे देखोगे तो क्या होगा, जो फ्रिज के अंदर वाला पार्ट क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन जो बाहर होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये आपका चार्ल्स लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि चार्ल्स के लॉ के अंदर हमने ये स्टडी किया कि जब हम प्रेशर को क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। जब हम प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, हमने ये देखा आपका क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कब, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, मतलब हीटिंग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम कब बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कब, आपका जब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिमिलरली क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम हो रहा है कम, आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जब आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर आपका लो जा रहा है, मतलब कूलिंग। क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कूलिंग हो रहा है ना, ये बोल सकते हो, कम टू कूलिंग हो रहा बोल सकते हो। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ये देखा, मैं स्टार्टिंग से बता, ठीक है आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, उनने वो 2 साइंटिस्ट ने इन्होंने ये नोटिस किया, जब क्या रहे हैं, जब वो टेम्परेचर को हर एक डिग्री से बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या किया उन्होंने, क्या 25 था, फिर 26 किया, फिर 27 किया, तो मतलब क्या हो रहा है, आपका यूनिट कैसा बना है, 26 25 26 27, मतलब क्या हो, जैसे उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को एक यूनिट से बढ़ाया, मतलब कि उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया बाय 1 यूनिट ईच, जब उन्होंने 1 से इंक्रीज किया तो क्या हुआ, उन्होंने ये देखा जो वॉल्यूम था, क्या आपका जो वॉल्यूम क्या था, आपका वॉल्यूम क्या होगा, 1/273.15 वैल्यू से बढ़ गया। मतलब क्या, मतलब ये मान के चलो, पहले क्या था, मान के चलो पहले जब हम ये बोल सकते हैं, जब आपका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, मान के चलो, ये मेरे अपने आप से बता रहा हूँ। ठीक है ना, जब टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो रहा, तब मान के चलो उसका वॉल्यूम था 10 ml, कितना था आपका वॉल्यूम, 10 ml था। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ा दिया, तो मेरा क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम क्या होगा, मेरा वॉल्यूम हो जाएगा 10 + 1 / 273.15, तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, इतने वाले से क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, क्या होगा, इतने वाले से मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या, ये इन्होंने ये चीज देखा। अब देखो मैथमेटिक्स ने क्या किया, इसको उन्होंने ऐसे एक इक्वेशन बनाया। क्या ये इक्वेशन दिख रहा है सभी को, क्या इक्वेशन दिख रहा है सभी को? यस सर। अब देखो बच्चों, अब देखो उन्होंने ये देखा, ये देखा, जब आपका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, हम मान के चलते वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था V0, क्या था, वॉल्यूम था मेरा V0 था। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर किया, T टेम्परेचर से मैंने इंक्रीज किया, तो मेरा क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम हो गया VT, क्या मेरा हो गया, वॉल्यूम VT हो गया।
अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, दैट इज मेरा फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू Vt इक्वल टू V0 प्लस T बाई 273.15 V0। क्या ये वाला पार्ट, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, क्या ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? कुछ नहीं है, सिंपल। देखो मैं जो यहाँ पे बताया उसको आप ध्यान दो, मैं जब यहाँ पे बताया मैंने उसको ध्यान दो। जैसे हम टेम्परेचर ईच डिग्री से बढ़ाई क्या होगा आपका वॉल्यूम क्या होगा, 1/273.17 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम आपका बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट आया कि नहीं आया? आया ये वाला पार्ट कि नहीं आ रहा? अब हाँ श्योर एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या लिखा, जब आपका टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री था, तो हमने क्या माना, उसका वॉल्यूम क्या था, V0 था, मतलब V0 था। जैसे में क्या टेम्परेचर T पे लेके गया तो क्या हो गया, वॉल्यूम VT हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम कितने से बढ़ा, तो मैं वॉल्यूम हमारा बढ़ा 1/273.1 से बढ़ गया। अब देखो ये मैंने एक इक्वेशन लिखा, अब देखो इस इक्वेशन से ये वाला पार्ट कैसे आता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, VT लिख दिया है ना। अब यहाँ पे देखो V0 प्लस, अब देखो यहाँ पे V0 कॉमन है और यहाँ पे V0 कॉमन है, तो क्या करता हूँ मैं V0 को बाहर निकालता हूँ। तो जैसे बाहर निकलता क्या होगा, 1 प्लस T डिवाइड बाई 273.15 होगा। ये पार्ट आया बच्चों? कुछ मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया है ना। फिर मैं क्या किया, जैसे मैंने V0 को बाहर निकाल दिया, क्या मैंने किया, मैंने वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या, यहाँ पे ये जगह यहाँ पे और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मुझे क्या मिला, Vt इज इक्वल टू V0 273.15 प्लस T डिवाइड बाई 273.15। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे ये वाला इक्वेशन मिल गया जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना। अब देखो ये वाला इक्वेशन समझ के सारे के सारे बच्चे, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलिए अभी हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, अभी हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, हम थोड़ा नीचे, हाँ यहाँ पे हम कर सकते हैं। आज स्पेस नहीं है क्या यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे हम बात भी करेंगे उसको, छोटे पर इजी है। चलिए हमने देखा, तो जब ये एक वैल्यू आ गया, आपका जो वैल्यू आ गया ना ये वैल्यू, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक टेम्परेचर स्केल डेवलप किया। जो उन्होंने क्या बोला, जो टेम्परेचर स्केल का नाम क्या दिया, टेम्परेचर स्केल दिया। तो टेम्परेचर स्केल कैसा है, दैट इज केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री। इन्होंने इस वैल्यू को क्या बोला, इन्होंने इस वैल्यू को बोला केल्विन टेम्परेचर स्केल। क्या बोला, टेम्परेचर क्या बोला उन्होंने, केल्विन टेम्परेचर स्केल बोला। और इसका दूसरा नाम क्या उन्होंने बोला, इसको बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। उन्होंने क्या बोला, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोला है ना, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोला, ठीक है ना, फाइन। फिर हमने क्या बोला, इसका एक दूसरा नाम भी उन्होंने दिया, इसका एक दूसरा नाम भी दिया, उन्होंने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक स्केल। क्या बोला उन्होंने, बोला थर्मोडायनेमिक स्केल बोला। मतलब क्या, वैल्यू एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन यही है सिर्फ, लेकिन क्या हो गया, नामकरण डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, आपका नामकरण डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। अब देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम चार्ल्स लॉ का बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां से लेकर क्या क्या हुआ ये हमने देखा। फिर जब उन्होंने ये सब डिस्कस कर लिया, उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन पे आए। उन्होंने कंक्लूजन क्या है, ये हमने ये बोला कि अगर हम क्या रखते हैं, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो क्या हमारा क्या होगा, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, टेम्परेचर से होगा। मतलब क्या, आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा, है ना। उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या बोला, दैट इज V is equal to K into T। K मतलब क्या, K is the constant। समझिए बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? ओके। फिर उन्होंने क्या बोला, जब K है, K किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप ये बोलोगे K डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, और अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्या करेगा, उसके अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को डिपेंड करेगा। देयरफॉर
हम क्या बना सकते हैं, दैट इज V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ये हम बना सकते हैं। सिमिलर कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम V1 होगा तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा। अगर मैं डिवाइड करता तो क्या होगा मेरा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम करता हूँ, अगर वॉल्यूम को V2 कर देता हूँ, इंक्रीज करता तो क्या होगा मेरा T2 भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, हमें इक्वेशन ये वाला मिल गया। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल दूसरा इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, दैट इज V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। ऐसा आप डिफरेंट इक्वेशन बना सकते हो। तो देखा जाए तो आपको मेन बेसिकली याद करना है, बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि चार्ज तो कहता क्या है, चार्ज तो ये कहता है अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट दिया तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होगा, आपका आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो दो साथ साथ बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, ये हमने देखा। फाइन, इसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ। क्या आपको इंपॉर्टेंट है, आपका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ ये कहता है, देखो बच्चों, ग्राफ ये कहता है कि अगर हम जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर प्लॉट करते हैं, अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर प्लॉट करते हैं, और एक बात, अभी हमने टेम्परेचर किसमें लिखा, अब हमने टेम्परेचर लिया किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगर आपका डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो क्या करना, आपको डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना है, आपको क्या रखना है, आपको उसको केल्विन में काउंट करना है। अगर आप उसको डिग्री सेल्सियस रखो तो क्या होगा, आपका वैल्यू रॉन्ग आ जाएगा। समझिए बच्चा ये वाला पार्ट अच्छे से, डाउट नहीं? यस सर। नो सर। चलिए, तो जैसे हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर प्लॉट किया तो हमारा ग्राफ कैसे बना, हमारा ग्राफ लीनियर, क्या हुआ आपका, हमारा ग्राफ लीनियर इंक्रीज, तो हमारा ग्राफ ऐसे इंक्रीज, क्या हुआ, ऐसे इंक्रीज होने लगा, ठीक है ना, इंक्रीज होने लगा। लेकिन आप प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम में बोलूंगा, यहाँ पे आप चीज देखो, यहाँ पे क्या दिया, आपको दिया है, यहाँ पे इस पार्ट से क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में आप ये बोलोगे, यहाँ पे आपका क्या है, डॉटेड लाइन, क्या आपका ये डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, ये आपका डॉटेड लाइन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अब ये बोलोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपका 0,0, राइट बच्चों, यहाँ पे क्या आपका 0,0, राइट है कि नहीं बच्चा, है कि नहीं? यस। अब देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, लेकिन ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा, ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, मतलब क्या, ऐसा यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा जहाँ पे क्या होगा, आपके वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ वॉल्यूम 0 हो गया, उसका मतलब क्या, आपका गैस खत्म हो गया। लेकिन ऐसा होता है, अगर हम टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं तो क्या हमारा वॉल्यूम खत्म हो जाता है बच्चों? नो सर। सिंपल सी बात है। अगर आप, जब हम हिमालय की बात करें या फिर हम ग्लेशियर की बात करते हैं, वहां पर तो टेम्परेचर कितना माइनस में होता है, लेकिन क्या वहां पे गैस क्या खत्म हो जाती है? नहीं खत्म होती ना, ऑब्वियसली खत्म नहीं होती। तो मतलब क्या उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली या हाइपोथेटिकली एक वैल्यू क्या है, क्या लिखा है, एक वैल्यू क्या है, उन्होंने क्या बोला, ऐसा टेम्परेचर है, कैसा, ये आपका जो टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये कैसा टेम्परेचर है, मतलब कि जब ये टेम्परेचर आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, मतलब कि गैस बचेगा ही नहीं। लेकिन ये जो वैल्यू कैसा आपका, ये आपका हाइपोथेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली यहाँ पे जाना अचीवेबल पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकली यहाँ पे पहुंचना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कैसा आपका वैल्यू है, आपका एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, मतलब कि इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है ना। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। समझ गए बच्चा? तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? यस सबको समझ में आया? अब देखो, अभी हम इसको देखते हैं ना। अब देखो, तो हमने 400 के बारे में क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ मिलेगा, है ना। क्या हमने देखा, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो क्या टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो हमारा ग्राफ कैसा बढ़ेगा, हमारा ग्राफ ऐसा लीनियरली बढ़ता रहेगा, ऐसा बढ़ता रहेगा। लेकिन जब हम एक्सिस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे 0 एक्सिस है, मतलब क्या, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम 0 हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम 0 हो गया तो गैस खत्म हो गई, लेकिन वो आपका रियल लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं, वो पॉसिबल अचीव ही नहीं कर सकते। तो क्या होगा, वो आपका एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, क्या होगा आपका, वो आपका एक हाइपोथेटिकल वैल्यू होगा, है ना, ये आपका हाइपोथेटिकल वैल्यू। अब देखो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए।
तो ये आप समझ गए। और एक बात, हमने ग्राफ देखा तो हमने बच्चों बोलो, हमने क्या देखा, जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हैं तो अब ग्राफ कैसे बनता है, हमारा ग्राफ ऐसे लीनियर इंक्रीज होता है, लेकिन हमने क्या देखा, प्रेशर कांस्टेंट देखा, तो क्या होगा, डिफरेंट प्रेशर पे क्या होगा आपका, डिफरेंट ग्राफ आएगा। क्या आएगा, डिफरेंट ग्राफ आएगा। तो आप ये बोलोगे जो लाइन, अब देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बोला आइसोबार, क्या बोला यहाँ पे, आइसोबार। आइसो मतलब क्या होगा बच्चों, आइसो होता है सेम, बार मतलब क्या होगा, बार मतलब क्या, प्रेशर। मतलब हम जब प्रेशर को सेम रखते हैं, जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा आपका, हम वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफरेंट ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में क्या पूछेंगे, आपको ऐसा वैल्यू दे देंगे और आपको ये बोलेंगे कौन से प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब कौन से लाइन का प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो, जब हम प्रेशर P4 लेते हैं तो आपका लाइन कैसा बनता है, आपका लाइन ऐसा बनता है। मतलब मान के चलो, मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रेशर P1, मतलब मान के चलो 100 बार, ये खाली इमेजिनरी वैल्यू है, मैं खाली एक्सप्लेन के लिए बता रहा हूँ आपको। P2 कितना है, P2 आपका 200 बार है। P3 कितना है आपका 300 है, और आपका P4 कितना है आपका 400 बार आ गया, इतना मान के चलते हैं। तो मतलब ये जब मैंने ये बोला, जब मैं प्रेशर को 100 बार रखता हूँ, मैं 100 बार के कांस्टेंट कर दिया, तो मेरा ग्राफ कैसे बना, तो मेरा ग्राफ बना ऐसा, मेरा ग्राफ ऐसा बना। फिर मैं क्या किया, जब मैं प्रेशर को किया 200, तो मेरा ग्राफ कैसे बना, मेरा ग्राफ ऐसा बना। जब मैं क्या किया, प्रेशर को 300 कर दिया, तो मेरा ग्राफ कैसे बना, मेरा ग्राफ ऐसा बना। जब मैं प्रेशर 400 तो मेरा ग्राफ ऐसा बना, ऐसा बन गया। तो एग्जाम में क्या पूछेंगे आपको, एग्जाम में ये पूछेंगे, ये लाइन दे देंगे आपको, ये पूछेंगे कि इनमें से किसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा आप ये ध्यान, ट्रिक यहाँ पे ट्रिक देना, ठीक ना, ट्रिक लिख देना, जो भी लाइन या आइसोथर्म कर्व, आइसो बार, जो भी आपका आइसो बार लाइन होगा वॉल्यूम के, मतलब कि टेम्परेचर एक्सिस से जितना क्लोज होगा, प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे कौन सा एक्सिस है आपका टेम्परेचर एक्सिस है ना, यहाँ पे क्या आपका टेम्परेचर एक्सिस है। तो जो भी लाइन आपका टेम्परेचर एक्सिस बहुत पास होगा, उससे क्या होगा, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो ये वाला पार्ट समझ गया बच्चा, कोई डाउट किसी को ये वाला पार्ट के अंदर? सर आप फिर से समझाएं। जी मैं वापस समझा देता हूँ, ध्यान देना। जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमें ग्राफ कैसे मिलता है, हमें ग्राफ मिलता है स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एग्जाम क्या होगा, ऐसा वैल्यू दे देंगे कि P1 है, P2 है, P3 P4 है। आपको क्वेश्चन में ये बोलेंगे कि इनमें से जो लाइन है, कौन से लाइन का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आप ये बोलोगे जो भी लाइन क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस, मतलब कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है। तो एक्सिस में क्या प्लॉट किया आपने, टेम्परेचर प्लॉट किया। जैसे हमने टेम्परेचर एक्सिस में प्लॉट किया, जो लाइन टेम्परेचर एक्सिस, ये आपका टेम्परेचर एक्सिस है, जो लाइन क्या होगा, प्रेशर जो एकदम पास होगा, तो क्या होगा, जो लाइन एकदम पास होगा, जो प्रेशर लाइन क्या होगा, आपका टेम्परेचर एकदम पास होगा, क्या उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आप ये बोल सकते हो, जो प्रेशर P4 है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन पे रख के जो हमने ग्राफ बनाया था, क्या होगा उसका, मेरा स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर्ली, ओके दिख रहा है, ठीक है जी। तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा लाइन टेम्परेचर से एकदम पास होगा, वो लाइन का प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्या होगा, उस लाइन का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो ये वाला पार्ट किसी में पूछ सकते हैं, आपका नेट में पूछ सकते हैं। आपको ग्राफ दे देंगे, आपको ये बोलेंगे किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका प्रेशर कम है। तो आप ये बोलोगे जो आपका टेम्परेचर जितना दूर जाएगा, टेम्परेचर जो लाइन जितना दूर जाएगा, क्या होगा, उसका प्रेशर एकदम कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है। इससे क्या होगा, इसका अगर लो प्रेशर होगा, इसका थोड़ा ज्यादा, इसको थोड़ा ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, P4 का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आपका ये वाला पार्ट आपका नेट में एग्जाम इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मैं आपको बोलूंगा ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए बच्चा अच्छे से, शगुन बेटा समझ गए, डन, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। अब देखो, हमने क्या देखा, व्हाट हैपेंड, अब देखो हमने क्या लिखा है, व्हाट हैपेंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या, -272.5। हाँ, हमने क्या देखा, एब्सोल्यूट जीरो कब होगा, जब आपका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, जब आपका टेम्परेचर आ जाएगा
273.15 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, अब वहां पे आपका वॉल्यूम हो जाए 0। अगर वॉल्यूम 0 हो गया मतलब क्या, गैस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये एक्चुअली में पॉसिबल नहीं, ये फेक है, मतलब कि हाइपोथेटिकल है। तो देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। अच्छा, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है पढ़ेगी शगुन। शगुन बेटा पढ़ो इसको, पढ़ो स्टार्टिंग से पढ़ो, क्या लिखा है। Absolute zero, नहीं आप पहले स्टार्टिंग lowest से hypo दो, क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू 0। हाँ वहां से पढ़ो। is zero, absolute zero, lowest hypothetical or imaginary t at which gases constantly occupy zero volume. Gas will not इसका exist मतलब क्या, all the volume. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर आपका वॉल्यूम 0 हो गया तो गैस क्या होगा, गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या सच है, ये सच नहीं है। होता क्या है, ये आपका जो -273.15 वैल्यू है ना, ये वैल्यू आने से पहले क्या होता है, जितने भी गैस होते हैं आपका क्या हो जाता है, आपका लिक्विड क्या बन जाता है, आपका लिक्विड बन जाता है। क्या लिखा है, ऑल द गैस गेट लिक्विफाइड बिफोर द टेम्परेचर। समझ गए। तो ये आपका क्या है, आपका चार्ल्स लॉ का सबसे वाला इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो क्या आपको चार्ल्स लॉ प्रॉपर्ली समझ में आया। देखो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। अगेन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब वॉल्यूम को इंक्रीज करते तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्या रखना है, ग्राफ के बारे में। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। फिर आप क्या होगा, अगर हम डिफरेंट प्रेशर करके डिफरेंट ग्राफ बनते हैं, अब क्या मिलेगा आपको, आइसोबार कर्व। क्या मिलेगा आपको, आइसोबार कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा आइसोबार कर्व मिलेगा। फिर आपको ये ध्यान रखना है, जो भी कर्व या जो भी लाइन टेम्परेचर एक्सिस जितना पास होगा वो क्या होगा आपका सबसे ज्यादा, वो क्या होगा आपका, उस लाइन का प्रेशर क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, उस लाइन का ज्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या देखना है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना क्या है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या, इतना वैल्यू, इतने वैल्यू पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। कहां से आया, हमारे इक्वेशन से आया, ये हमारे इक्वेशन से आया, ठीक है ना। लेकिन ये वैल्यू क्या है आपका, हाइपोथेटिकल वैल्यू। कोई भी गैस ये वैल्यू आने से पहले क्या होता है, सारी की सारी लिक्विफाई बन जाती है, मतलब सब लिक्विड बन जाती है ना। तो क्या आपको सभी को प्रॉपर्ली चार्ल्स लॉ के बारे में पता चला, काफी सिंपल है ना। देखो तो वापस बोलूंगा, चार्ल्स लॉ आपका थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट है। बॉयज को नहीं पूछते, मोस्टली में देखा है चार्ल्स लॉ को पूछते हैं। अगेन कल का जो क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे, बॉयज लॉ, एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डेंसिटी और पार्शियल प्रेशर, तो हम ये पार्ट खत्म करेंगे। और आपका जो वेडनेसडे वाला क्लास होगा उसमें क्या करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और आपका लिक्विफेक्शन वाला पार्ट करेंगे। तो मतलब क्या करेंगे, ये 2 क्लास में क्या कोशिश कर सकते हैं, हम क्लास को चैप्टर एंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बच्चों, हम ये भी ट्राई करते हैं, अभी हम क्या करेंगे कि हम क्लास 6:30 चालू होता है, हम क्या करते हैं 10 मिनट पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, एक बफर टाइम मिलेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, डन है। Yes, sir. तो आज का जो क्लास है आपको सभी को प्रॉपर समझ में, देखो कम पढ़ा पर अच्छा पढ़ा, ठीक है ना। Yes, sir. सो अच्छे से ओके चलिए। सो मैं आज से यहाँ पे क्लास स्टॉप कर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच बच्चा। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. खाली 2-3 को आ रहा है क्या, नहीं ना, सभी को आ रहा है। Yes, sir. ओके चलिए, बहुत बढ़िया, चलो ओके, थैंक यू सो मच बच्चा।